कक्षा 7 की विज्ञान की पुस्तक विज्ञान भारती 2 में आज हम लोग इसके दूसरे पाठ के प्रश्नों को हल करेंगे। इकाई 2 रेशों से वस्त्र तक। अब शुरू करते हैं इसके प्रश्नों को। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ऊन धारण करने वाले जंतु हैं ऊंट तथा याक, अल्पेका तथा लामा, अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी। उपरोक्त सभी हैं ऊन धारण करने वाले जंतु। खा नंबर है, भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपमार्जक। तो ये दोनों ही शाकाहारी होते हैं। गा है, भेड़ के रेशों की चिकनाई, धूल और गर्द निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है अभिमार्जन, संसाधन, रीलिंग, कटाई तथा छटाई। तो भेड़ के रेशों की चिकनाई और धूल हटाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसको कहते हैं अभिमार्जन। आगे है, रेशम है मानव निर्मित रेशे, पादप रेशे, जंतु रेशे। उपरोक्त सभी रेशम जंतु रेशे हैं। प्रश्न 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ऊन सामान्यतः पालतू भेड़ों के त्वचीय बालों से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन के रेशों के बीच वायु रुककर ऊष्मा की कुचालक का कार्य करती है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन विज्ञान सेरीकल्चर कहलाता है। प्यूपा के चारों ओर रेशम ग्रंथि से स्रावित पदार्थ से लिपटी संरचना कोकून या कोया कहलाती है। ऊन उद्योग के कारीगर एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। तीसरे प्रश्न में सही कथन के आगे सही का और गलत के आगे गलत का निशान लगा देना है। कश्मीरी बकरी के बालों से पश्मीना ऊन की शालें बनाई जाती हैं, ये सही है। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ के बालों को जाड़े के मौसम में काटा जाता नहीं, गलत है ये। अच्छी नस्ल के भेड़ों को जन्म देने के लिए यहाँ पे छूट गया है जनक के रूप में मुलायम बालों वाले विशेष भेड़ों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है, ये सही है। सिल्क का धागा प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को उबलते पानी में डाला जाता है, हाँ सही है। रेशम कीट के अंडे से प्यूपा निकलते हैं, ये गलत है, क्योंकि रेशम कीट के अंडे से लार्वा निकलते हैं और लार्वा फिर प्यूपा में बाद में रूपांतरित होते हैं जब वो रेशम बना लेते हैं तब। प्रश्न 4 में स्तंभ का के वाक्यों का स्तंभ खा के वाक्यों से मिलान करना है। अभिमार्जन है काटी गई ऊन की सफाई और कोकून रेशम के रेशे उत्पन्न करता है। याक ऊन देने वाला जंतु है और शहतूत की पत्तियां रेशम के कीट का भोजन है। रीलिंग है रेशम के रेशे का संसाधन, यानी कोकून से रेशे निकालने की प्रक्रिया। प्रश्न 5 और इसके आगे सभी के प्रश्नों को हमें कॉपी पे उत्तर लिखना है, तो हम कॉपी पे करेंगे इनको। 5 का नंबर है, ऊन किसे कहते हैं? उन जंतुओं के नाम लिखिए जिनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। तो सामान्यतः भेड़ की त्वचा के बालों से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहते हैं, परंतु कुछ अन्य जंतुओं जैसे याक, ऊंट, अल्पेका, लामा, बकरी आदि के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। प्रश्न खा है, ऊन प्रदान करने वाले भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों के नाम लिखिए। तो ऊन प्रदान करने वाले भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें बाखरवाल, रामपुर बुसायर, नाली, लोही, मारवाड़ी, पाटनवाड़ आदि हैं। गा नंबर है, वर्णात्मक प्रजनन से आप क्या समझते हैं? अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में अच्छे घने और मुलायम बाल वाले भेड़ों का चयन किया जाता है। इस प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। अगला है, जाड़ों में ऊनी वस्त्रों को पहनना क्यों आरामदायक होता है? ऊनी वस्त्रों के रेशों के बीच में अधिक मात्रा में वायु भर जाती है जो ऊष्मा की कुचालक होती है। इस प्रकार जाड़े में ऊनी वस्त्र पहनने से बाहर की ठंडी शरीर तक नहीं पहुंचती और हम ठंड से बचे रहते हैं। इसी का अंगा है, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के कोकून को उबलते पानी में डालना क्यों आवश्यक होता है? कोकून को उबलते पानी में डालने से इसके रेशों का चिपचिपा पदार्थ निकल जाता है तथा अधिक लंबा व उच्च कोटि का रेशम प्राप्त होता है। यदि कोकून के अंदर वयस्क रेशम कीट बन जाएगा तो वह रेशों को काटता हुआ बाहर निकलेगा। ऐसे कोकून से प्राप्त रेशम निम्न कोटि का होगा। छठा प्रश्न है,
रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशम के रेशों के नाम लिखिए। तो रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से अलग अलग प्रकार के रेशमी रेशे प्राप्त होते हैं, जिनमें सबसे प्रचलित रेशम शहतूत के रेशम कीट से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त ओक, अरंडी आदि की पत्तियों पर पाए जाने वाले रेशम कीटों से टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, एरी रेशम आदि प्राप्त हो जाते हैं। 7 नंबर है ऊन तथा रेशम के दो दो उपयोग लिखिए। तो पहले हम ऊन के उपयोग लिख रहे हैं। ठंड से बचने के लिए ऊन से स्वेटर, शॉल, कंबल, लोई, जैकेट आदि बनाए जाते हैं और कालीन, गलेचे, पावदान जैसी घरेलू सामग्रियां भी ऊन से बनाई जाती हैं। अब है रेशम के उपयोग हम लिख रहे हैं। तो इसका पहला उपयोग है रेशम से रेशमी वस्त्र जैसे साड़ी, शेरवानी, घाघरा, चोली आदि बनाए जाते हैं और कुछ अन्य वस्तुएं जैसे पैरासूट, बुलेट प्रूफ कपड़े, ऑपरेशन वाले टांके आदि भी रेशम से बनाए जाते हैं। 8 नंबर है भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरणों को क्रमानुसार वर्णित कीजिए। तो भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरण हम स्टेप वाइज लिखेंगे। कुल 6 चरण हैं। पहला चरण है भेड़ों के बालों की कटाई। सामान्यतः भेड़ के बालों की कटाई गर्मी के मौसम में मशीनों द्वारा की जाती है। फिर दूसरा चरण है अभिमार्जन। कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छे से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई और धूल निकल जाए। यही क्रिया अभिमार्जन कहलाती है। तीसरा चरण इनकी छटाई का होता है। अभिमार्जन के बाद रेशों को उनकी लंबाई, चिकनाई तथा हल्केपन के आधार पर अलग अलग छांट कर रखा जाता है। चरण 4 है कताई का। छटाई के बाद प्राप्त कोमल व फूले हुए रेशों की ऊन के धागे के रूप में कताई की जाती है। चरण 5 है रंगाई। प्रायः ये रेशे काले, भूरे और सफेद रंग के होते हैं। विविधता पैदा करने के लिए इन रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। इस प्रक्रिया में अक्सर रेशे उलझ जाते हैं। तो अगला चरण है ऊनी धागा बनाना। रंगाई के पश्चात प्राप्त रेशों को सुलझाया जाता है, फिर उन्हें लपेटकर धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को स्वेटरों की बुनाई वाले ऊन में तथा छोटे रेशों की ऊनी वस्त्रों की बुनाई में उपयोग कर लिया जाता है। 9 नंबर प्रश्न है रेशम कीट के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो बाईं तरफ जो सादा पेज होता है उसमें हमें रेशम कीट के जीवन चक्र का चित्र बना लेना है। रेशम कीट सबसे पहले पत्तियों पर अंडे देता है। ये अंडे लार्वा में बदल जाते हैं, इसको इल्ली भी कहते हैं। इल्ली आगे चल के कोकून या कोया में बदलती है और कोया से फिर वयस्क कीट बन जाता है। इन सारे स्टेप्स को हमें कॉपी में लिखना भी है। रेशम कीट शहतूत, अरंडी, ओक आदि के पेड़ों पर पाले जाते हैं। मादा कीट सैकड़ों अंडे देती है जो पत्तियों की निचली सतह पर चिपके होते हैं। इन अंडों से सफेद रंग के लार्वा निकलते हैं, जिन्हें इल्ली या कैटरपिलर भी कहते हैं। ये पेड़ की कोमल पत्तियों को खाते हुए 4 से 6 हफ्ते में वृद्धि कर लेते हैं, यानी बढ़ जाते हैं। लार्वा में एक ग्रंथि होती है जिससे अत्यंत महीन लसदार पदार्थ निकलता है। लार्वा अंग्रेजी के 8 के आकार में आगे से पीछे की ओर गति करते हुए अपने चारों ओर लपेटता जाता है, जो सूखकर रेशम में बदल जाता है। इसी बीच लार्वा प्यूपा में रूपांतरित हो जाते हैं। प्रत्येक प्यूपा एक गोलाकार संरचना में बंद हो जाता है, जिसे कोया या कोकून कहते हैं। कोकून के भीतर प्यूपा विकसित होकर वयस्क कीट में बदल जाता है और कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकलकर अपना नया जीवन चक्र प्रारंभ करता है।